वेलकम टू SSG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IIT मेन 2025 24 जनवरी शिफ्ट 2 के मैथ्स पेपर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 वुज मिड पॉइंट इज 3 1 इज, यानी हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ एलिप्स इन विच मिड पॉइंट, मान लें मिड पॉइंट यहाँ पे x1 y1 इज गिवन, यानी कोई भी एक एलिप्स मान लें कि एलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और इस एलिप्स में एक कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे P मान लें x1 और y1, तो इसका जो इक्वेशन होता है ये होता है t इक्वल टू s1। t का मतलब होता है कि यदि हम x1 y1 से टेंजेंट निकालें तो क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू s1 का मतलब होगा कि x1 y1 से हम इस एलिप्स को पास करा दें, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल इक्वेशन हमारे पास फार्मूला बन जाएगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला डायरेक्ट हम याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, यानी ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। और इसका जो एक कॉर्ड निकालें जिसका मिड पॉइंट यहाँ पे P, ये पॉइंट दिया हुआ है 3 और 1, तो इसका इक्वेशन जैसे हमने फार्मूला में आपको बताया है कि इक्वेशन हो जाएगा इसका t इक्वल टू s1। यहाँ जो पॉइंट हमने x1 y1 लिया था वहाँ पे यहाँ पे x1 के प्लेस में 3 पुट कर दें और y1 के प्लेस में 1 पुट कर दें, तो ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे देखें क्या होगा, ये होगा 3x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 16 इक्वल टू x1 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 अपॉन 25 और प्लस 1 अपॉन 16। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा ये 48x प्लस 25y इक्वल टू 144 प्लस 25, और सॉल्व करने में ये हो जाएगा 48x प्लस 25y इक्वल टू 169। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इसका नाम हम ए बी दे सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन निकलेगा ये इक्वेशन ऑफ APB का निकलेगा। देखें इसका आंसर क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर देखें, इसका आंसर ये दिया है 48x प्लस 25y प्लस 169, तो इट आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन f such that माइनस इन्फिनिटी टेंस टू माइनस इन्फाइनाइट 1, माने आपका जो डोमेन दिया वो दिया माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, और जो फंक्शन का रेंज है वो दिया माइनस इन्फाइनाइट से 1, डिफाइंड बाय fs इक्वल 2 पावर x माइनस 2 पावर माइनस x अपॉन 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x इज 1 1 बट नॉट ऑन 2 बट नॉट 1 1, बोथ 1 1 ऑन 2 एंड नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। यानी इस फंक्शन में हमको बताना है कि fx चेक करना है 1 1 या फिर ऑन 2। तो 1 1 क्या होता है, कोई फंक्शन 1 1 होने के लिए, जैसे यदि हम 1 1 चेक करेंगे तो यहाँ पे 1 1 फंक्शन के लिए 1 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए,
मतलब एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू यदि एफ ऑफ एक्स टू है तो हम दिखा दें कि एक्स वन भी इक्वल टू एक्स टू हो जाएगा, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू होगा, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, ये 1 1 है। या फिर इसी में हम दिखा दें कि ये फंक्शन जो है ये एफ डैश एक्स उसका या फिर ग्रेटर देन 0 हो या फिर एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ये तो ऑन टू के लिए हो गया, ये तो 1 1 के लिए हो गया। अब यदि हमें इसको ऑन टू दिखाना है तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, ऑन टू के लिए हम दिखा दें कि फंक्शन का जो रेंज है ये इक्वल टू क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए। यदि रेंज और कोडोमेन हम इक्वल बता दें तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, वो ऑन टू होगा। तो देखेंगे ये फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 2 माइनस एक्स। तो देखें यहाँ एक्स का फंक्शन न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कोशिश करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक में से हम फंक्शन ऑफ एक्स को हटा दें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस 2 माइनस एक्स और प्लस माइनस 2x को प्लस और माइनस कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ये 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स, और माइनस ये मिल गया ट्वाइस ऑफ 2 रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 रेज़ टू पावर x प्लस 2 पावर माइनस एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन, अब सबको यदि हम 2 की पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2x। तो देखो अब आपको ये जो फंक्शन एफ एक्स सिंप्लीफाई होकर मिला है ये ज़्यादा बेटर है, इसको ज़्यादा बेटर है बताना कि ये 1 1 है कि ये ऑन टू है, ये दोनों है। तो पहले चेक करते हैं फॉर 1 1 के लिए, देखें यहाँ पे फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए बेटर है कि हम अब ये एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ये लेके चलें और x1 इक्वल टू x2 बता दें, या फिर डायरेक्ट उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बता दें। तो बेटर है डायरेक्ट इसको हम डिफरेंशिएट कर दें। तो इसका जो एफ डैश एक्स है क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 2 अपॉन 2 पावर 2x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इनटू फिर ये 2 और 2 की पावर ये 2x होगा और ये जाएगा log 2। अब देखें ज़रा ये पूरा फंक्शन ये सब पॉजिटिव होगा भाई, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग है। और जब ये एफ डैश इंक्रीजिंग हो गया इसका मतलब ये है कि एफ एक्स इज़ 1 1 फंक्शन, ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। अब देखें अब हम ऑन टू के लिए चेक करते हैं, नाउ फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए हमें क्या बता दें, हम इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल दोनों के इक्वल बता दें। तो देखें यहाँ पे कोडोमेन तो दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन दिया है माइनस इनफाइनाइट से 1 और ये डोमेन दिया है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 इसका कोडोमेन दिया। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो देखें इसका रेंज निकालने के लिए हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन दिया है माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, तो इसी को हम लेके चलते हैं। माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स लेस देन इनफाइनाइट। तो हमें ये एफ एक्स को बनाना है 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स। तो यहाँ पे हम देखें पहले तो ये जो 2 पावर 2x होगा ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में। अब हमें 1 प्लस करना, सब में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 1 प्लस 2 पावर 2x लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि 1 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा ये।
अब इसको हम रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दें। रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे तो जो 1/∞ 0 हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा, लेस देन 1/1 प्लस 2⁻²x और लेस देन 1। अब देखें, अभी हमें ये तो आ गया, अभी 2 लाना है, तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर दें या -2 मल्टीप्लाई कर दें, सब में बेटर है। अब यहाँ पे यदि हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -2 लेस देन -2/1 प्लस 2⁻²x और ये लेस देन हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या बचा है, अब ये तो अब ये 1 और लाना, सब में 1 और ऐड कर दें इसमें। अब यदि हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 लेस देन 1 माइनस 2/1 प्लस 2⁻²x लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि -1 लेस देन ये बन गया fx और लेस देन 1, यानी जो fx की रेंज है, ये fx की रेंज कितनी हो गई, ये हो गई -1 और 1 के बीच में। मतलब ये बोल सकते हैं कि fx जो है ये लाई कर रहा है -1 और 1 के बीच में। लेकिन बट जो कोडोमेन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कोडोमेन कितना दिया है, यहाँ पे कोडोमेन दिया है -∞ से 1 दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है -∞ से 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज है इज़ नॉट इक्वल टू ये कोडोमेन हुआ, रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू होने के लिए हमने पहले यहाँ बता चुके हैं कि रेंज और कोडोमेन आपस में जब इक्वल होगा तब ये ऑन टू होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो fx इज नॉट ऑन टू। जब ये ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इट इज इनटू, ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। यानी ये जो फंक्शन है वो 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो देखें ऑप्शन क्या है, 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। देखो 1 बट नॉट ऑन टू, पहले ही ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड का भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा ग्रेटर देन 0, देन द एक्सप्रेशंस cot inverse बीटा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस cot इनवर्स गामा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस गामा प्लस cot इनवर्स अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा ये cot इनवर्स, एलसीएम हो जाएगा बीटा माइनस गामा, ये हो जाएगा गामा बीटा माइनस गामा स्क्वायर प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर और प्लस cot इनवर्स, एलसीएम आएगा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब यदि यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे गामा स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा cot इनवर्स 1 प्लस अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस cot इनवर्स 1 प्लस गामा बीटा अपॉन बीटा माइनस गामा प्लस cot इनवर्स 1 प्लस अल्फ़ा गामा अपॉन गामा माइनस अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे, तो बेटर इसको हम 10 में कन्वर्ट कर दें, तो 10 हो जाएगा cot इनवर्स, हमने पढ़ा हुआ है cot इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है ये tan इनवर्स x,
रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा बीटा और प्लस कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा बीटा और प्लस नहीं, अब ये सब 10 में कन्वर्ट हो गया भाई, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा दी है, सब क्या बन गया, ये 10 बन गया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये भी हो गया tan इनवर्स और यहाँ भी हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया गामा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा और गामा। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, कब, जब x y से ग्रेटर हो, और ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, जब x जो है वो y से लेस हो जाए। अब यहाँ देखें दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ कि अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन बीटा है और ग्रेटर देन गामा है। इसका मतलब जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन बीटा हुआ और बीटा जो है वो ग्रेटर देन गामा हो गया और अल्फ़ा जो हुआ वो ग्रेटर देन गामा हो गया। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा दिया हुआ है, इसका मतलब इस केस में यदि हम देखें, इस केस में यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन क्या है, बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो गया यहाँ पे tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस tan इनवर्स बीटा हो गया, प्लस इस केस में देखें, इस केस में यहाँ पे बीटा माइनस गामा दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है कि बीटा जो है ग्रेटर देन गामा है, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स गामा और प्लस। अब इस केस में देखें, यहाँ पे ये वाले केस में गामा माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन गामा दिया है, यानी गामा जो है वो अल्फ़ा से लेस है, तो फिर ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स गामा माइनस tan इनवर्स अल्फ़ा। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया और गामा से गामा कैंसिल हो गया, मतलब क्या बचा, इक्वल टू ये पाई बचा। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर पाई हो जाएगा, यानी थर्ड का आंसर ये 4 होगा, पाई। क्वेश्चन नंबर 4, लेट f such that 0 infinity tends to r be the function which is differentiable at all points of its domain and satisfying the condition x square f dash x equal to 2x fx plus 3 with f1 equal to 4, then 2f2 is equal to, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल 2x fx प्लस 3, तो इसको ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2xy प्लस 3। तो देखिए बर्नौली फॉर्म बन रहा है, तो बर्नौली फॉर्म को हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीनियर फॉर्म क्या होता है भाई, देखें ये होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q दोनों फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होते हैं। तो हम पहले इसका निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स और फिर होता है फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में हम लाएंगे तब ज़्यादा बेटर होगा सॉल्व करना। तो देखिए पहले यानी कोफिशिएंट ऑफ डी बाई डी एक्स जो है वो 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे p इक्वल टू हो गया -2 अपॉन एक्स
और q इक्वल टू हो गया 3/x²। अब इसका हम निकाल लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये होगा e इंटीग्रेशन ऑफ -2/x dx इक्वल टू e, ये हो जाएगा -2 1/x का होगा log x, और ये हो जाएगा x की पावर -2 यानी हो जाएगा 1/x²। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1/x²। तो इसका फॉर्मूला हो गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q यानी हो गया 3/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² dx और प्लस c। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये हो गया y/1/x² इक्वल टू 3/x⁴। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा -1/x³ और प्लस c। अब देखें यहाँ पे ये बन गया। अब यहाँ से हम c निकाल लें, तो c निकालने के लिए वैल्यू गिवन होगी। देखें क्या वैल्यू गिवन है, ये गिवन है y1 इक्वल टू 4। y1 इक्वल टू 4 का मतलब हो गया यदि हम x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये f1 ये इक्वल टू हो जाएगा 4। तो ये y इक्वल एक्चुअली y1 है, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया 4/1 इक्वल टू -1, ये हो गया प्लस c। इसका मतलब यहाँ पे c इक्वल टू हो गया ये 5। इस c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये बन गया y/x² इक्वल टू -1/x³ और प्लस हो गया ये 5। अब देखें यहाँ पे तो ये जो y है एक्चुअली क्या है, ये y इक्वल टू ये है fx। तो fx इक्वल टू बन गया ये माइनस ये हो गया आपका 1/x और प्लस हो गया ये 5x²। अब देखें यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, ये fx बन गया, हमें निकालना है 2f2 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू पुट कर दें। यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू -1/2 + 20, यानी ये हो गया f2 इक्वल टू 39/2 और यहाँ पे 2f2 इक्वल टू हो गया 39, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 39 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड होगा 39। क्वेश्चन नंबर 5, लेट a इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 पाई -π/2 log 2/π mod of sin x प्लस log बेस 2/π mod cos x इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। एंड b इक्वल टू x ग्रेटर इक्वल 0 √x इन ब्रैकेट √x -4 -3 mod of √x -2 + 6 इक्वल 0। देन n नंबर ऑफ a यूनियन b, हमें दोनों के सोल्यूशन निकालने हैं कि दोनों में टोटल कितने सोल्यूशंस होंगे। तो देखिए भाई पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 से π/2 माइनस 0 से पाई -π/2। तो ये लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया है log 2/π mod of sin x प्लस log 2/π mod of cos x। इसमें हम लगा दें log की प्रॉपर्टी, log a प्लस log b क्या हो जाएगा, ये log ab यानी log 2/π mod of sin x इंटू mod of cos x, ये इक्वल टू 2 हो गया। अब देखें हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ लॉगरिथमिक इक्वेशन कि यदि log x बेस a इक्वल टू y है तो x इक्वल टू हो जाएगा a पावर y। log जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि mod ऑफ sin x इंटू cos x, ये इक्वल टू हो जाएगा 2/π का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 कर दें ताकि ये sin 2x बन जाए। तो mod ऑफ sin 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 × 2 8/π²। तो देखें ये इक्वेशन बन गया mod ऑफ sin x इक्वल टू 8/π²।
अब देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो हम इक्वल टू इसको y मान लेते हैं कि जब भी हमारे पास दो डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शन होते हैं तो हम उनको यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकली। तो हम दो ग्राफ बना लें, एक बना लें ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 2x का, और दूसरा ग्राफ बना लें y इक्वल टू 8/π²। तो देखें भाई कि y इक्वल टू साइन 2x का मॉड, तो इसका ग्राफ तो बहुत इजीली हम बना पाएंगे। देखें यहाँ पे ये हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा, इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई और π/2 माइनस है। तो देखें ये हो गया 0, ये हो जाएगा π/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये पाई। और यहाँ पे डोमेन क्या दिया है देखें, इसमें डोमेन दिया 0 से पाई माइनस π/2। इसका मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट हम यहाँ से इंक्लूड नहीं है। तो 0 से π/2 और ये हो गया पाई। और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू 8/π²। अब देखें इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब 8/π² की वैल्यू जो है ये तो लेस देन 1 होगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल टू समथिंग विच है पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब ये ग्राफ बन जाएगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू 8/π² और ये जो ग्राफ बना ये बना y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 2x। तो देखें दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यानी टोटल जो इसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं वो टोटल आ रहे हैं 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल टू कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। तो जब भी हमारे पास दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन होते हैं तो दोनों को हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं वो उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी जो पहला इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखें दूसरा सॉल्यूशन, दूसरा इक्वेशन क्या है। b दिया हुआ है x > 0 के लिए √x -4 -3 मॉड ऑफ √x -2 + 6 = 0। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ √x -2, तो ये मॉड की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी √x -2 होगा कब, जब ये √x -2 > 0 हो, और ये 2 - √x हो जाएगा जब √x -2 < 0 हो जाए। तो हम ये दो केस लेके चल रहे हैं। पहले हम लेके चल रहे हैं कि इफ़ √x -2 इज़ > 0 लेके चल रहे हैं, > 0। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि √x > 2। तो √x > 2 करेंगे तो ये जो मॉड ऑफ √x -2 है ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो देखिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बनेगा √x -4 -3 मॉड ऑफ √x -2 + 6 = 0। यहाँ पे ये √x, ये जो मॉड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा √x -4 ये -3 √x -2 + 6 = 0। यहाँ पे हम √x को मान लेते हैं t, तो √x को t मानेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t -4 -3 t -2 + 6 = 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा t² - 4t -3t + 6 और +6 = 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t² - 7t + 12 = 0, और यहाँ पे t की वैल्यू मिल जाएगी t = 3 और t = 4, और t क्या है, t है √x, यानी √x = 3 एंड √x = 4। तो x = हो जाएगा ये 9 और यहाँ पे x = हो जाएगा 16। यानी यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन मिल गए वो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, x = 16 और x = 9। पहला केस हुआ। अब हम दूसरा केस लेके चलें। यहाँ पे यदि हम दूसरा केस यहाँ पे लेके चलें और मान लें कि इफ़ √x -2 < 0
इसका मतलब ये हुआ कि रूट एक्स लेस देन 2 होगा। जब रूट एक्स लेस देन 2 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नेगेटिव हो जाएगी, यानी इक्वेशन हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स -4, ये प्लस हो जाएगा। अब ये नेगेटिव हो गया तो ये हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ रूट एक्स -2 प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ भी हम रूट एक्स को जब टी लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टी -4 प्लस 3 टी -2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल जाएगा टी स्क्वायर -4t प्लस 3t -6 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 और 6 तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, यानी ये मिल गया टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल 0। तो ये हो गया टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1। और टी क्या है, टी इक्वल रूट एक्स है, यानी रूट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल 0 हो गया। और यहाँ पे रूट एक्स इक्वल टू 1 यानी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। अब देखें कि क्या ये दोनों वैल्यू 0 और 1 क्या रूट 2 से लेस हैं, बिल्कुल सही है, या दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ भी देखें कि रूट एक्स ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 9 और 6 जो 9 और 16 हैं, ये दोनों वैल्यू भी ग्रेटर देन रूट 2 आ रही हैं, यानी चारों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पे जो एक्स के सॉल्यूशंस आ रहे हैं ये आ रहे हैं 0, 1, 9 और 16, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल टू 4 हो गए। तो यानी ए के भी कितने सॉल्यूशन हुए, ए के भी 4 हुए और बी के भी 4 हो गए, यानी टोटल हो गए 4 + 4 इक्वल टू 8। यानी इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 8 आएगा भाई। देखें यहाँ पे, यानी फिफ्थ का आंसर 3rd होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 3 vertices of the triangle be 4p plus q minus 3r minus 5p plus q plus 2r and 2p minus q plus 2r. If the position vectors of the orthocenter and circumcenter of the triangle are p plus q plus r by 4 and alpha p plus beta q plus gamma r respectively, then alpha plus beta plus 5 gamma equal to। यानी यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल के आपके पास वर्टेक्स गिवन है, ये ए मान लें, ये बी और ये सी। ए दिया हुआ है 4p प्लस q माइनस 3r, इसको हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -p प्लस q प्लस 2r, और कोऑर्डिनेट ऑफ सी दिए हैं 2p माइनस q प्लस 2r। और यहाँ पे आपके पास दिया है ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो देखें भाई, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉयड तीनों में एक रिलेशन होता है। हमें मालूम है, वी नो कि सेंट्रॉयड, जिसको हम बोलेंगे G, डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर मतलब O एंड सर्कम सेंटर यानी C इन द रेशो ऑफ 2:1। क्या होता है कि सेंट्रॉयड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। देखें यहाँ पे, यानी यहाँ पे हम ले रहे हैं कि ये O है और यहाँ पे C। तो O और C को जो सेंट्रॉयड है G, ये 2:1 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे O के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, O दिया हुआ है P प्लस Q प्लस R बाई 4, और C मालूम है, ये दिया है अल्फ़ा P प्लस बीटा Q प्लस गामा R। ये जो P Q R है सब ये वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे G निकाल लें। तो देखें यहाँ पे G हम निकाल सकते हैं कि भाई यदि कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिए हैं, तो इन कंबाइंड फॉर्म हम मान लें कि चलो भाई इसके कोऑर्डिनेट z1 है, ये z2 है, z3 है। तो सेंट्रॉयड क्या हो जाएगा,
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो सेंट्रॉइड हम निकालेंगे G, ये G हो जाएगा। देखिए यहाँ पे G कितना होगा, इन तीनों को ऐड कर देते, हो जाएगा यहाँ पे 4P प्लस Q माइनस 3R प्लस, यानी ये हो जाएगा माइनस P प्लस Q प्लस 2R और प्लस 2P माइनस Q प्लस 2R होल बाय 3। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे G हमको मिल जाएगा P प्लस Q प्लस R अपॉन 3। तो ये G के कोऑर्डिनेट मिल गए, यानी G कितना मिल गया, G मिला P प्लस Q प्लस R बाय 3। अब यहाँ पे हम लगा दें इसका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा P प्लस बीटा Q प्लस गामा R प्लस 1 इंटू P प्लस Q प्लस R बाय 4 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब हो जाएगा 3, ये इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q प्लस R बाय 3। तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इसको जब सिंप्लीफाई कर लें तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 अल्फ़ा P प्लस 8 बीटा Q प्लस 8 गामा R प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4P वेक्टर प्लस 4Q वेक्टर प्लस 4R वेक्टर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और अरेंज करें। यदि यहाँ पे P के फॉर्म में अरेंज कर लें तो देखें यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास P 3P हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8 अल्फ़ा माइनस 3 वेक्टर P प्लस 8 बीटा माइनस 3 वेक्टर Q प्लस 8 गामा माइनस 3 वेक्टर R इक्वल टू 0। तो जब ये R इक्वल 0 हो गया, मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके कोएफिशिएंट्स आपस में 0 हो जाएं, यानी दिस वन ट्रू ओनली व्हेन 8 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0, 8 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 और 8 गामा माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 8/3। और पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है अल्फ़ा प्लस, हमें निकालना अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, ये इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा कितना दिया है 8/3 प्लस 2 इंटू 8/3 प्लस 5 इंटू 8/3। पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 16 32, ये 16 और यहाँ पे हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये 8/3 ये 3/8 हो जाएगा भाई। ये देखो जल्दबाजी में इसको हम गलत कर दिए, ये आपका कितना होगा 3/8 होगा। वही हम बोले आंसर क्यों नहीं आ रहा है, दिया जाएगा 3/8, ये भी होगा 3/8 और ये भी होगा 3/8। तो ये हो गया टोटल 6 और 15 यानी 24/8, यानी इसका आंसर कितना होगा 3 होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 3 यानी ए होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेट बॉक्स x denote the greatest integer function and let m and n respectively be the numbers of points where the function fx equal to box x plus mod of x minus 2 where x lie कर रहा है -2 less than x less than 3 is not continuous and not differentiable, then m plus n is equal to, यानी यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है fx equal to box x plus mod of x minus 2 और इंटरवल दिया हुआ है -2 less than x less than 3। हमें बताना है कि m बोल रहा है नंबर ऑफ पॉइंट व्हेन f इज नॉट कंटिन्यूस और n बोल रहा है
कि जब ये एफ एक्स जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हेन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखें यहाँ पे पहले दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये एक्स ग्रेटर देन टू हो जाए या इक्वल टू हो जाए, और ये नेगेटिव हो जाएगा एक्स माइनस टू जब एक्स जो है वो टू से लेस हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे जो हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस टू से थ्री के बीच में दिया हुआ है। तो पहले हम इस पीस वाइज फंक्शन में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एफ एक्स इक्वल टू दिया है बॉक्स एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और इंटरवल है माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री। यानी इस बॉक्स के लिए, क्योंकि हमें मालूम है बॉक्स जो होता है वो अपने जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो पहले हम डाउटफुल पॉइंट निकाल लें। तो इस बॉक्स एक्स की बात करें तो हमारे पास डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे एक्स इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि इसके बीच में इंटीजर देखें माइनस टू और थ्री के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो हम देख रहे हैं माइनस टू है, हालांकि इंक्लूड नहीं है, माइनस टू फिर भी लेके चल रहे हैं। माइनस वन है, जीरो है, वन है, टू है, और थ्री। ये दोनों जो बाउंड्री पॉइंट है ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो इसको हम पहले पीस वाइज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इंटरवल ब्रेक करते हैं। पहला हम इंटरवल लेते हैं माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, या माइनस वन यहाँ ले लें। फिर लेते हैं माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन। अगला इंटरवल ले लें वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, और टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री। अब ये जो इंटरवल ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू को यदि हम यहाँ पे अटैच कर दें तो ये इंटरवल दिया हुआ है माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री। यदि यहाँ पे इसको इंक्लूड करें तो आपके पास जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू के लिए इंटरवल ब्रेक होगा, पीस वाइज में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। ये कब होगा? जब ये टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री हो जाए, और यहाँ पे ये टू माइनस एक्स हो जाएगा। कब? जब ये कहाँ से हो रहा है? ये माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन टू हो जाए। तो देखो ये इंटरवल को हम यहाँ पे अटैच करें अब यहाँ पे, यानी माइनस टू से टू तक मॉड एक्स माइनस टू की वैल्यू टू माइनस एक्स होगी, और टू से थ्री के बीच में ये मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू एक्स माइनस टू हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि हम इसको अटैच करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे ये एफ एक्स इक्वल टू, तो माइनस टू से माइनस वन में बॉक्स एक्स तो माइनस टू होगा, ये तो क्लियर है। और मॉड ऑफ एक्स माइनस टू जो है वो हो जाएगा टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे टू माइनस एक्स। माइनस वन से वन में बॉक्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, लेकिन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू की वैल्यू ये भी कितनी होगी? ये भी टू माइनस एक्स ही होगी। जीरो से वन के बीच में बॉक्स एक्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अभी भी टू माइनस एक्स होगा। वन से टू के बीच में ये वन होगा, प्लस ये भी टू माइनस एक्स होगा। लेकिन टू से थ्री के बीच में बॉक्स तो टू होगा, लेकिन आपका जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स माइनस टू। अब इसको ज़रा हम सॉल्व कर लें। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से टू और टू कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे कितना बचा? ये हो गया आपका, ये हो गया माइनस एक्स। कब? जब ये माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन माइनस वन होगा। फिर हो जाएगा ये माइनस एक्स और ये प्लस वन, जब ये होगा माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो। फिर होगा माइनस एक्स प्लस टू, ये होगा वन लेस देन, ये हो जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन वन। फिर ये वन से टू में हो जाएगा, ये कितना हो गया? ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री। इंटरवल क्या होगा? ये वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू, और ये हो गया, ये टू भी कैंसिल हो गए, यानी सिर्फ बचा एक्स, और ये हो जाएगा टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री।
तो ये आपके पास फंक्शन मिल गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्योंकि डाउटफुल पॉइंट जो है वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये -1 है, ये 2 तो ओपन इंटरवल में होगा, तो हम किस में चेक करेंगे, ये 4 पॉइंट में चेक करेंगे, -1, 0, 1 और 2। तो -1 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, -1 के लिए ये राइट हैंड लिमिट हो गई, 0 के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, 0 के लिए ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, 1 के लिए ये लेफ़्ट होगा और 1 के लिए राइट होगा, 2 के लिए लेफ़्ट होगा और 2 के लिए राइट होगा। तो -1 के लिए हम लेफ़्ट चेक करें तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करने में कितना आएगा, ये डायरेक्ट हम क्योंकि लिमिट हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ देखें, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ देखें, यहाँ 0 के लिए, अब 0 के लिए करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 के लिए 1, और यहाँ पे पुट करेंगे 0 के लिए तो ये आएगा, यहाँ पे 0 के लिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ये 0 के लिए आएगा यहाँ पे 2। 1 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 2 के लिए करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। तो देखना है ये 1 का लेफ़्ट, ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ये वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी -1, 0, 1 और 2 के लिए आपस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि f(x) इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, 0, 1 और 2, यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा वो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे जो m पूछा है वो क्या पूछा है, m पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट व्हेन f(x) इज नॉट कंटिन्यूस दैट इज़ 4। तो यहाँ पे आपके पास m इक्वल कितना होगा, 4 होगा। अब हमें चेक करना है डिफेंसिबिलिटी। अब हमें मालूम है यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो उस पॉइंट में वो डिफेंसिबल भी नहीं होगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं यदि कोई भी फंक्शन इस इन -1, 0, 1, 2 में यदि वो कंटिन्यूस नहीं है तो वहाँ पे डिफेंसिबल भी नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि n इक्वल टू भी 4 आएगा, क्योंकि n बोल रहा है नंबर ऑफ पॉइंट वेयर f इज नॉट डिफेंसिबल। तो यदि कंटिन्यूस नहीं है तो वहाँ पे डिफेंसिबल भी नहीं होगा। अदरवाइज़ हम क्या करें, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें, यानी इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगा दें। तो देखें ज़रा यहाँ लगाएं तो इंटरवल क्या है, पहले इंटरवल दिया हुआ है -2 लेस देन x लेस देन -1, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। तो देखें यहाँ पे अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे -x+1 का डेरिवेटिव हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा ये -1, यहाँ भी देखें -1, यहाँ भी -1 और यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। हालांकि यहाँ पे देखें -1 के लिए दोनों सेम आ रहे हैं, 0, 0 के लिए सेम आ रहे हैं, 1, 1 के लिए सेम आ रहे हैं, 2, 2 के लिए सेम आ रहे हैं। यानी यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट से देखें कि कोई फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो वहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए, और यहाँ पे हो भी रहा है। लेकिन चूँकि ये जो -1, 0, 1 और 2 फंक्शंस हैं, वो पॉइंट्स हैं, वो उस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो यहाँ पे वो कंटिन्यूस भी नहीं होंगे, डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1, 0, 1 एंड 2 ड्यू टू नॉट कंटिन्यूस। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए n इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो दोनों 4 आ गए, m भी 4 हो गया, n भी 4 हो गया। तो यहाँ पे m + n इक्वल टू हो गया ये 4 + 4 इक्वल टू 8,
यानी जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 8 मतलब थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट द पॉइंट्स 11/2 अल्फा लाई ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल with side x plus y equal to 11, x plus 2y equal to 16 and 2x plus 3y equal to 29. Then the product of the smallest and the largest value of alpha is equal to, यानी हमारे पास एक 3 साइड्स गिवन है और जो पॉइंट दिया हुआ है 11/2 अल्फ़ा उस ट्रायंगल के इनसाइड या ऑन लाई कर रहा है, तो उसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखें, ट्रायंगल की 3 साइड्स आपको दी गई हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 11। यदि हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, क्योंकि बेटर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ही बेटर होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम उसी से ट्राई करते हैं। तो इसको जरा हम पॉइंट ऑन इंटरसेप्ट्स निकाल लें ऑन एक्स और वाई एक्सिस। तो ये जो इंटरसेप्ट्स होगा ये ए हम मान लेते हैं, एक्स एक्सिस में पॉइंट हो जाएगा 11 0 और इसका वाई एक्सिस में पॉइंट हो जाएगा 0 और 11। दूसरा L2 को यदि यहाँ पे हम y को 0 पुट करें तो x एक्सिस में पॉइंट मिल जाएगा 16 और 0 और y एक्सिस में पॉइंट मिल जाएगा 0 और 8। L3 थर्ड लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 29 को यदि हम x एक्सिस में पॉइंट निकालें y को 0 पुट करें तो ये जाएगा 29/2 और 0 और ऑन y एक्सिस निकालें x को 0 पुट कर दें तो ये जाएगा 29/3। अब ये L1, L2 और L3। अब देखें ज़रा यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम पहले इसको ग्राफ पेपर में या ग्राफ में इसको हम एक रफ स्केच बनाते हैं। देखें कैसा बनेगा। ये हो जाएगा, पहले हम ये पॉइंट ले लेते हैं। देखिए इसमें अब x एक्सिस में जो पॉइंट आएगा वो आएगा 11 0, 16 0 और 29/2 0। सबसे छोटा पॉइंट होगा 11 0। तो चलो ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए पॉइंट होगा ये 11 और 0। दूसरा पॉइंट जाएगा 29/2 जो है वो 16 से लेस होगा, मतलब दूसरा पॉइंट ई मिलेगा यहाँ। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट ई है ये पॉइंट हो जाएगा 29/2 और 0 और थर्ड पॉइंट हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 16 और 0। तो ये पॉइंट के लिए हमने ऑन एक्स एक्सिस में पॉइंट ले लिए। सिमिलर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ले लें। तो पहला पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस में, अब देखो यहाँ पे 0 11, 0 8 और 0 29/3। सबसे छोटा पॉइंट होगा डी, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा डी 0 और 8। फिर हो जाएगा 11 और 29/3 में ये 29/3 छोटा है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका एफ होगा 0 और 29/3। ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा डी और फिर होगा बी। ये पॉइंट बी हो गया, ये हुआ 0 और 11। अब देखें, अब हम एक L1 बनाएं तो L1 के लिए हम ज्वाइन करते हैं ए और बी को। तो ये हमने ए बी को ज्वाइन किया तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ L1 हो गया, ये इक्वेशन ऑफ L1 हो गया। अब हम L2 के लिए ज्वाइन करते हैं सी और डी को। सी कहाँ पे है, सी ये है, देखो ये सी है और ये डी है, इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये इक्वेशन ऑफ L2 बन जाएगा। तो ये जो लाइन है इक्वेशन ऑफ L2 बन गया। अब हम L3 के लिए ई और एफ को ज्वाइन करते हैं। ये ई है और ये एफ है, इसको हम ज्वाइन करें तो ये होगा इक्वेशन ऑफ L3। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन के तैयार हो गया। ट्रायंगल मान लो ये ट्रायंगल एम है, ये पॉइंट हम मान लें एन है और ये पॉइंट को हम मान लें पी है। ये एम एन पी एक ट्रायंगल बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पॉइंट दिया है 11/2 और अल्फा लाई और इनसाइड द ट्रायंगल ऑफ सराउंडेड बाई 3 साइड्स L1 L2। तो हम एक काम करते हैं, पहले पॉइंट निकालते हैं। देखें ये जो पॉइंट M है ये इंटरसेक्शन किसका है, M जो है वो L1 और L3 का इंटरसेक्शन है और जो P है ये L1 और L2 का इंटरसेक्शन है।
तो हम पहले L1 और L2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो L1 एंड L2, L1 दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 11 और L2 दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 16। हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इजीली हम दोनों को सेपरेट कर दें तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा 6 और y इक्वल टू मिलेगा 5, यानी यहाँ पे जो पॉइंट m मिलेगा ये मिलेगा 6 और 5। फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, m हो गया। अब ये p को सॉल्व कर लेते हैं। p क्या है, p जो है नहीं p, ये पॉइंट p मिला भाई, ये पॉइंट क्या मिला, ये पॉइंट p मिला। अब m देख रहे हैं, m जो मिल रहा है वो L3 और L1, तो हम सॉल्व करते हैं L3 एंड L1 को। तो L1 कितना है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 11 और L3 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा 4 और y इक्वल टू मिलेगा 7, यानी जो m के कोऑर्डिनेट्स हैं ये मिल जाएंगे 4 और 7। अब देखो m मिल गया और p मिल गया, ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गए। तो m हो गया, m कितना हुआ, ये हुआ 4 7 और जो p है ये हुआ 6 और 5। तो ये 2 पॉइंट। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो पूछा है कि 11/2 और अल्फ़ा, 11/2 जो है इसका मतलब ये यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो ये 0.4 हो जाएगा, और यदि यहाँ से हम ये p में परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें तो ये हो जाएगा 6 और 0 और ये हो जाएगा 4 और 0। यानी ये जो लाइन दिया हुआ है, लाइन क्या है, ये लाइन 11/2 अल्फ़ा है, 11/2 और अल्फ़ा। तो 11/2 मतलब x इक्वल 11/2 जो है ये 4 और 6 बीच में लाई करेगी। मतलब ये हुआ कि आपके पास जो x इक्वल 11/2, यदि यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर दें तो ये देखो ये हम ड्रा कर रहे हैं लाइन, ये तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 11/2। तो जब x इक्वल 11/2 होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट निकाल लें और एक पॉइंट ये निकाल लें। यानी आप इसको ऐसा समझें, यहाँ पे यदि हमें फिगर बना के दिखाएं आपको तो हमने ये फिगर बना लिया। देखो ये पॉइंट m हो गया और ये पॉइंट p हो गया, और ये लाइन आपके पास जो पॉइंट दिया हुआ है ये पॉइंट बोल रहा है 11/2 अल्फ़ा, तो वो x इक्वल टू 11/2 ये हो गया। तो हमें ये s और t का पॉइंट निकालना है। तो देखो s जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, L3 में लाई कर रहा है, और t जो है वो लाई कर रहा है L1 में लाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई L1, तो L1 मतलब क्या हो गया, ये L1 इक्वल टू, यानी ये पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 11। यहाँ पे हम क्या करें, x इक्वल टू 11/2 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये y इक्वल टू 11/2 ही मिला, यानी यही हो गया अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा ये मिला, अल्फ़ा इक्वल टू 11/2। एक पॉइंट तो ये मिल गया, और दूसरा आपके पास देखें यहाँ पे ये पॉइंट क्या हुआ, ये L1 मतलब ये पॉइंट T हो गया भाई, है ना। ये पॉइंट हम किसको बोलें, ये पॉइंट T बोलें। और दूसरा जो S है वो लाई कर रहा है L3 में। तो देखें L3 इक्वेशन क्या है, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 29। यहाँ भी हम क्या करें, x इक्वल टू 11/2 पुट कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 6, यानी यहाँ पे भी अल्फ़ा कितना मिला, 6 मिल गया। तो जो पॉइंट आपके पास, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यह L3 है। तो देखें L3 लाई कर रहा है। यहाँ पे जो T पॉइंट मिला, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, ये मिल गया 11/2 और 11/2, और जो S पॉइंट है ये S पॉइंट मिल गया 11/2 और 6। तो देखिए यहाँ पे जो 11/2 है, यानी यहाँ पे जो पॉइंट मिला L3 में, ये पॉइंट मिला S मिला, ये कितना था, ये है 11/2 और 6, और यहाँ पे पॉइंट मिला T, ये मिला 11/2 और 11/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फ़ा की द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो देखें अल्फ़ा की यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रहा है, यानी अल्फ़ा मैक्सिमम, ये इक्वल टू कितना मिला, 6 मिला। कहाँ पे मिला,
पॉइंट एस में मिला भाई, एस में पॉइंट में मिला 6, ये अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा और ये भी होगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा मिनिमम ये मिल गया 11/2। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट कितना हुआ, ये अल्फ़ा मैक्सिमम इंटू अल्फ़ा मिनिमम का मोड, यानी ये हो गया 6 इंटू 11/2, तो ये इक्वल टू कितना आ गया 33। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन S40 इक्वल टू 1030 एंड S12 इक्वल टू 57, देन डिफरेंस निकालना है S30 माइनस S10 का। तो देखो AP दिया हुआ है, हमको मालूम है सम ऑफ एन टर्म्स होता है ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a सीरीज़ का फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास सम दिया हुआ है, हमें पहले a और d निकालना है। तो मान लें कि लेट इन AP फर्स्ट टर्म मान लेते हैं a, फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, और जो कॉमन डिफरेंस है ये मान लेते हैं d। तो देखिए पहले दिया हुआ है S40, तो यहाँ पे S40 इक्वल टू ये हो जाएगा 40/2, फार्मूला लगा दिया, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा 2a प्लस n-1 हो जाएगा ये 39d, ये इक्वल दिया हुआ है 1030। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो ये मिल जाएगा 2a प्लस 39d इक्वल टू, ये 20 हो गया, 0 कैंसिल होगा, तो ये हो गया 103/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है S12, तो बिल्कुल सिमिलर S12 के लिए सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 12/2 2a प्लस 11d, ये इक्वल टू दिया हुआ है 57। इसको भी हम सॉल्व कर लें तो ये होगा 2a प्लस 11d इक्वल टू, ये हो जाएगा 19/2, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब a और d को सॉल्व कर, फर्स्ट a 1 और 2 को इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं a और d की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इक्वल टू मिल जाएगा, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं -7/2 और d मिल जाएगा 3/2। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमको निकालना डिफरेंस ऑफ S30 माइनस S10। तो देखें S30 माइनस S10 ये इक्वल टू हो जाएगा 30/2 2a प्लस 29d माइनस 10/2 2a प्लस 9d। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा 15 2a प्लस 29d माइनस 5 2a प्लस 9d। तो ये टोटल हो जाएगा 30 माइनस 10 मतलब हो जाएगा 20a माइनस 390d। यहाँ पे हम a और d की वैल्यू पुट कर दें तो हो जाएगा 20 इंटू a हो जाएगा -7/2 और माइनस 390 d की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 515। तो इसका आंसर होगा 515, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 515। ये तो इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10, इफ 7 इक्वल टू 5 प्लस 1/7 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 स्क्वायर 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1/7 क्यूब 5 प्लस 3 अल्फा अप टू इन्फानाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 5 प्लस अल्फा 5 प्लस 2 अल्फा 5 प्लस 3 अल्फा, ये जो है वो तो AP में लग रहा है। देखिए यहाँ पे 5 प्लस अल्फा 5 प्लस 2 अल्फा 5 प्लस 3 अल्फा, ये जो सीरीज़ है ये किस में है, AP में है।
और यहाँ देखें 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, ये जो सीरीज़ है ये जीपी में है। तो जब ये सीरीज़ एपी में है, ये सीरीज़ जीपी में है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में जो इसका फर्स्ट टर्म एपी में, सेकंड टर्म जीपी में, तो ये कहलाता है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो जब भी कोई सीरीज़ ए जीपी में हो तो उसको हम प्योरली जीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो ए जीपी को जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं डिफरेंस मेथड। वो क्या है? डिफरेंस मेथड में जो जीपी का कॉमन रेशियो आता है उसका हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके गिवन सीरीज से सेपरेट करते हैं। देखें उसको। नाउ मल्टीप्लाइंग कॉमन रेशियो ऑफ जीपी यानी 1/7 बोथ साइड एंड सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/7 इक्वल टू, अब ये देखो फर्स्ट टर्म हम एक सेपरेट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाई 7 1/7 करें तो इसको लिखते हैं सेकेंड टर्म के नीचे, तो ये हो जाएगा 5/7 प्लस ये हो जाएगा 1/, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 स्क्वायर इंटू 5 प्लस अल्फ़ा प्लस, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले टर्म में 1/7 का, तो ये हो जाएगा 1/7 क्यूब और 5 प्लस 3 अल्फ़ा, और ये जाएगा अप टू इन्फिनिटी। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको हम क्या कर दें? सेपरेट कर दें। अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हुआ, ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या बना? ये बन गया आपका 7 माइनस 7/7, 7 माइनस 7/7, ये इक्वल टू फर्स्ट टर्म एसिड लिख दो 5, अब प्लस, अब देखो ये 5/7 और 5/7 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आएगा ये अल्फ़ा/7 प्लस यहाँ देखो 1/α स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप 5/7 स्क्वायर, और यहाँ भी 5/7 स्क्वायर कैंसिल होंगे तो क्या बचा? और 2α/α करेंगे, 2α माइनस अल्फ़ा तो बचेगा अल्फ़ा, यानी हो जाएगा α/7 स्क्वायर, फिर सिमिलर α/7 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे बन जाएगा ये 7 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 6, ये इक्वल टू 5 प्लस यहाँ से हम α/7 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। तो 5 माइनस 6 यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू α/7। अब देखो ये बन गई जीपी, प्योरली जीपी बन गया, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है a/1 माइनस r। तो ये हो जाएगा a मतलब 1/1 माइनस 1/7। तो यहाँ पे क्या हुआ? तो ये हो गया 1 इक्वल टू α/7 इंटू ये 6/7 मतलब 7 हो गया 6। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल कितना आ गया? 6 आ गया, मतलब इसका जो आंसर है, आंसर कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो 6 मतलब 3rd होगा। ओके, थैंक यू।